राधे राधे बच्चों, आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि महासागर में कौन-कौन सी गतियां होती हैं। क्या ज्वार भाटा और महासागरीय तरंगे एक ही प्रकार की गतियां होती हैं और क्यों सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, इस चैप्टर की डिटेलिंग से रिलेटेड एक वीडियो क्लास 7 के चैप्टर 5 में बनाई गई है। मैं उसे ही यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम 7वीं कक्षा के 5वें चैप्टर जल के विषय में जानेंगे। पानी का महत्व केवल पीना भर नहीं होता, बल्कि पानी पूरे पृथ्वी को रेगुलेट भी करती है। ये भी हो सकता है कि जिस पानी को हम इस समय पी रहे हों, वो अमेज़न के जंगलों से होकर आया हो। कैसे एक जगह का पानी दूसरे जगह जा सकता है, जल चक्र के माध्यम से हम इसे जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जल वितरण कैसा है, धरती पर कहाँ पानी की मात्रा अधिक है और कहाँ कम है, ये जानेंगे। महासागरीय लवणता क्या चीज होती है, आखिर क्यों हम महासागर का पानी नहीं पी सकते जबकि वही सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जानेंगे आज के इस लेक्चर में। साथ ही हम कवर करेंगे महासागरीय परिसंचरण के टॉपिक को, जिसमें महासागरीय धाराएं, तरंगें, सुनामी क्या है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इन सभी को एक एक करके जानेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जंगवान और आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक की ओर चलते हैं और वो है जल चक्र किसे कहते हैं। जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है और स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच चक्कर लगाता रहता है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब भी हम कभी पानी शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा पानी की लिक्विड फॉर्म की इमेज आती है, और वो भी ठंडे पानी की, गर्म पानी की भी नहीं, है ना। हम तो बर्फ और जलवाष्प के विषय में भी सोच नहीं पाते, जबकि ये सभी पानी के ही फॉर्म हैं और इसी धरती पर मौजूद हैं। लेकिन धरती जो है ना, 3 अलग अलग मंडलों में बटी हुई है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और इन तीनों ही मंडलों में तापमान की दशाएं अलग अलग मौजूद होती हैं। तो पानी जिस तापमान पर रहेगा, उसका आकार, रूप और प्रकार वैसा ही होगा। गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो पानी भाप बन जाएगा। सामान्य गर्मी में पानी तरल में ही रहेगा, लेकिन तापमान में कमी से पानी सॉलिड फॉर्म यानी कि बर्फ बन जाएगा। और तीनों ही अवस्थाओं में पानी का घनत्व कम से ज्यादा होगा, यानी कि जलवाष्प का घनत्व सबसे कम, पानी का घनत्व उससे ज्यादा और बर्फ का घनत्व सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन पानी और बर्फ में पानी का घनत्व ज्यादा होता है और बर्फ का कम, क्योंकि बर्फ में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। यानी बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि दो अणुओं के बीच की दूरी है, वो काफी अधिक होती है और इनके स्पेस में हवा भरी होती है। और चूंकि एयर की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, इसीलिए वो बर्फ के घनत्व को कम कर देती है। जबकि तरल यानी कि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, यानी कि उनके अणु आपस में टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं। इसीलिए पानी का घनत्व बर्फ से ज्यादा होता है और बर्फ पानी में तैर जाती है। तो जैसे ही सूरज की गर्मी से पानी का तापमान बढ़ता है, तो पानी का स्वरूप बदलने लगता है और वह लिक्विड फॉर्म से भाप यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और गैस, चूंकि उसका घनत्व कम होता है, वह कहीं भी उड़ के चली जाती है। लेकिन जब सभी जलवाष्प आपस में मिलने लगते हैं, तो उनके मिलने से बादलों का निर्माण होने लगता है। और जब निरंतर जलवाष्प के मिलने के कारण बादलों का आकार बढ़ने लगता है, तो बादलों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने लगती है और एक टाइम के बाद उनके अंदर का मौजूद पानी बरसने लगता है। तो यहाँ पर जल का गैसीय फॉर्म पुनः तरल में बदल जाता है। और यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लगे, तो बारिश के बजाय स्नोफॉल हो जाती है, मतलब पानी ही बर्फ के कणों के रूप में जम जाता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, हर दिन हर क्षण। दिन की गर्मी से पानी भाप बन जाता है और फिर वही भाप बादल बनता है। बादल बरसकर पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में गिरते हैं और तापमान के आधार पर वो ठोस या तरल अवस्था में रहते हैं। तो ये प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है, जिसमें जल पूरी पृथ्वी पर सर्कुलेट होता रहता है अलग अलग फॉर्म में। और इसीलिए कहा गया है कि हो सकता है जिस पानी को हम पी रहे हो वह अमेज़न के जंगलों से होकर आया हो, क्योंकि जलवाष्प कहीं भी उड़कर जा सकते हैं और जल के इसी सर्कुलेशन से पृथ्वी पर जीवन संतुलन की दशा विद्यमान रहती है। आपने जाना कि जल चक्र में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, ठोस से गैस, गैस से तरल और पुनः ठोस, और वह स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच में चक्कर लगाता रहता है।
इसे ही जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट इसमें एक वर्ड है थलशाला किसे कहते हैं। ये वर्ड बहुत ही नया है, अंग्रेजी में इसे टेरारियम कहते हैं। मतलब ग्लास का एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम पौधों को लगाते हैं और उन्हें वहीं ग्रो कराते हैं, वो हमारी थलशाला कहलाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्रो शब्द यूज हो रहा है। तो चीजें ग्रोथ तभी होती हैं जब उसके लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्व मौजूद होते हैं। तो थलशाला के अंदर पौधे तभी ग्रो करेंगे जब उनके लिए आवश्यक प्राकृतिक वातावरण हम उपलब्ध कराएंगे। मतलब थलशाला कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया एक प्राकृतिक वातावरण होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो है जल का वितरण। जल का वितरण मतलब धरती पर जल कहां कहां मौजूद है। धरती पर जल के वितरण को आप इस तालिका में देख सकते हैं। इसमें महासागरों में 97.3% जल है, जो कि बहुत ज्यादा है और पीने के हिसाब से फुल ऑफ वेस्ट। बर्फ शतरक यानी कि ग्लेशियर्स के रूप में 2% है। भूमिगत जल 0.68%। इसमें खारे पानी की झीलों और मीठे पानी की झीलों में लगभग बराबर प्रतिशत है, 0.009%। वायुमंडल में 0.0019% और नदियों के रूप में 0.0001% है। परंतु इसके अंतर्गत हम एक टॉपिक कवर करेंगे और वो है लवणता किसे कहते हैं, स्पेशली महासागरीय लवणता के बारे में। क्योंकि महासागर में लगभग 97.3% जल मौजूद है और वो पूरा खारा होता है और उसमें खारेपन का कारण होता है उसमें मौजूद लवणता। तो लवणता का अर्थ होता है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा। मतलब यदि हम 1 किलोग्राम जल लें तो उसमें कितने ग्राम लवण होगा, यह उस 1 किलोग्राम जल की लवणता कहलाएगी। और महासागर की औसत लवणता होती है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, यानी कि महासागरों के 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम लवण मौजूद होता है। और इन लवणों में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने का नमक। और यही वजह होता है कि हम महासागरीय जल को नहीं पी सकते, क्योंकि महासागरों के 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम नमक होता है। और WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 2 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि करने लगे तो इंसानी शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक महासागरीय परिसंचरण की। महासागरीय परिसंचरण का अर्थ होता है महासागर जल में होने वाली गतियां। और महासागरों के जल में 2 प्रकार की गतियां होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मोशन में आती हैं महासागरीय धाराएं और तरंगे, जबकि वर्टिकल मोशन के अंतर्गत आती हैं ज्वार भाटा। आइए इनके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तरंगों के विषय में। समुद्री जल कभी भी शांत और स्थिर नहीं रहता है, बल्कि समुद्र की सतह ऊपर नीचे होती रहती है। तो समुद्री सतह के ऊपर नीचे उठने को ही तरंग कहते हैं। असल में समुद्री तरंग में तरंग एक्चुअली में एक ऊर्जा है जो क्रेस्ट और ट्रो के रूप में आगे बढ़ती है। तरंग के ऊपरी हिस्से को क्रेस्ट कहा जाता है, हिंदी में से शीट्स कहते हैं, जबकि निचले भाग को ट्रो कहते हैं, जिसे हिंदी में गर्त कहा जाता है। तो तरंग शीट्स और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, जो कि अपने साथ महासागरीय जल को भी आगे ले जाती है। लेकिन तरंग के द्वारा सागरीय जल एक निश्चित छोटी दूरी तक ही आगे जाता है, ज्यादा दूर नहीं जा पाता, क्योंकि इन तरंगों को उत्पन्न करने में हवाओं का बड़ा योगदान होता है। हवाएं जब समुद्री सतह के ऊपर बहती हैं, तो समुद्र की सतह पर छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं और यहीं से तरंगों का निर्माण होने लगता है। तरंगों के संबंध में कुछ शब्दावलियां प्रमुख हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला है क्रेस्ट एंड ट्रो। जैसा कि अभी हमने जाना कि तरंग के शीट्स को क्रेस्ट कहते हैं यानी कि शीट्स, और तरंग के निचले भाग को ट्रो कहते हैं यानी कि गर्ड। दूसरा है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, या फिर 2 ट्रो के बीच की दूरी एक वेवलेंथ कहलाती है। तीसरा है तरंग ऊंचाई, वेव हाइट। क्रेस्ट और ट्रो के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस तरंग ऊंचाई कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें तरंग आवृत्ति। इसका अर्थ होता है कि 1 सेकंड में किसी बिंदु से जितनी वेव क्रेस्ट या ट्रो पास होती है, उनकी संख्या तरंग आवृत्ति कहलाती है। मतलब 1 सेकंड के दौरान किसी बिंदु से जितनी क्रेस्ट एंड ट्रो पास होती है, तो इनकी संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो इनकी संख्या तरंग आवृत्ति कहलाती है कि 1 सेकंड के दौरान इतनी तरंग यहां से गुजर रही है। अब बात करते हैं सुनामी तरंगों की। देखिए, हवाओं के द्वारा नहीं होती है, कुछ तरंगों की उत्पत्ति भूकंप से भी होती है। इसमें भूकंप के अलावा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के साथ साथ भूस्खलन, जो आंतरिक स्तर पर जो भूस्खलन होते हैं, इन तीनों के कारण महासागरीय जल बहुत अधिक विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण तरंगों की ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक ऊंची हो जाती है। तो इन विशाल ऊंचाई वाली लहरों को ही सुनामी कहते हैं।
एक्चुअल में सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह या तट के निकट की लहर, क्योंकि इन लहरों से समुद्री तटों पर ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब 10 से 15 मीटर की ऊंची लहरें तट से टकराती हैं तो तट पर बाढ़ उत्पन्न हो जाती है और अत्यधिक विनाश हो जाता है, जबकि एक सामान्य तरंग की औसत ऊंचाई 2 से 4 मीटर तक ही होती है। तो 10 से 15 मीटर की ऊंची इन विशालकाय लहरों को ही सुनामी तरंगे कहते हैं। इनमें सबसे विनाशकारी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उत्पन्न हुई थी। देखिए, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक चित्र है। इसके पश्चिमी द्वीप समूह सुमात्रा के पास 9 परिमाण का भूकंप आया था, जिसके कारण हिंद महासागर में 10 से 15 मीटर की ऊंची विशालकाय लहरें उत्पन्न हुई थी और इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी। यह अभी तक के ज्ञात सुनामियों में सबसे विनाशकारी सुनामी में से एक है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के अंतर्गत दूसरी गति है महासागरीय धाराएं। देखिए, जब महासागर का जल एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहता है तो इसे ही महासागरीय धारा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि महासागरीय जल भी नदी की भांति मूव करता है। जैसे नदी बहती है ना, नदी में पूरा जल एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, तो ऐसे ही महासागरीय जल भी एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है, तो इसे महासागरीय धारा कहते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से धाराओं का जन्म होता है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल है पृथ्वी का घूर्णन, विक्षेपक बल, स्थायी पवनें, वायुदाब, तापमान, लवणता, घनत्व, तट की दिशा और आकार। और इनकी वजह से कुछ गर्म धाराएं बनती हैं और कुछ ठंडी धाराएं बनती हैं। जैसे लाल रंग की जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये गर्म धाराओं के बहने की डायरेक्शन है, जबकि ये सफेद रंग की जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, ये ठंडी धाराओं के बहने की डायरेक्शन है। तो जहां जहां ये धाराएं बहती हैं, उन जगहों के तापमान को अपने गर्म और ठंडी धाराओं के प्रभाव से प्रभावित करती हैं। तो जहां जहां गर्म धाराएं बहेंगी, उसके आसपास का क्षेत्र गर्म हो जाएगा। जहां जहां ये ठंडी धाराएं बहेंगी, उसके आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाएगा। तो जहां गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं, वहां घना कोहरा छा जाता है और ऐसे स्थान मछली पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ऐसे स्थानों को बैंक कहा जाता है। दुनिया के कुछ प्रमुख बैंक के उदाहरण इस प्रकार हैं और इसमें सबसे फेमस बैंक का नाम है ग्रैंड बैंक। ये कनाडा के पास न्यू फाउंडलैंड द्वीप समूह के पास में स्थित है। साथ ही दुनिया के सभी महासागरों की प्रमुख महासागरीय धाराएं इस प्रकार हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आसानी से नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों ही गतियां, तरंगे और महासागरीय धाराएं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब जो वर्टिकल गति करती है उसका नाम है ज्वार भाटा। तो आइए जानते हैं ज्वार भाटा के बारे में। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। देखिए, जैसे कि आपको ये बताया गया है कि ये एक वर्टिकल मूवमेंट है, तो महासागरीय जल जब अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर ऊपर आता है तो इसे ज्वार कहा जाता है, और जब महासागर का जल सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है तो इसे भाटा कहा जाता है। तो यहाँ पर महासागरीय जल वर्टिकल रूप से मूव करता है। इसको अगर एक 3D सेक्शन के अंतर्गत समझने का प्रयास करें तो यदि ये महासागरीय जल है तो वर्टिकल मूवमेंट के अंतर्गत महासागर का जल ऊपर की ओर मूव करता है तो ये ज्वार कहलाता है, और जब ये नीचे की ओर मूव करता है तो ये भाटा कहलाता है। इसमें सागरीय जल जब ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, तथा जब सागरीय जल वापस समुद्र की ओर पीछे लौटता है तो इसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की ऊंचाई सभी जगहों पर एक समान नहीं होती है। इसकी ऊंचाई पर कुछ फैक्टर्स कार्य करते हैं, जैसे समुद्र तट की रूपरेखा, खुले और बंद समुद्र का होना और समुद्र में जल की गहराई आदि फैक्टर्स ऐसे हैं जो ज्वार भाटा की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं। क्योंकि ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण होती है, लेकिन इन दोनों में भी चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से महज 3,84,400 किलोमीटर दूर है, वहीं सूर्य पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऑब्वियस सी बात है कि चंद्रमा का आकर्षण पृथ्वी पर ज्यादा लगता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा उत्पन्न होते हैं, और ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक सामने होता है तो पृथ्वी का चंद्रमा के सामने वाले भाग पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आता है, और इसके ठीक पीछे वाले पृथ्वी के भाग पर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है। लेकिन जब पृथ्वी के पीछे वाला भाग घूमकर चंद्रमा के सामने आता है तो तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि चंद्रमा के ठीक सामने वाले भाग पर गुरुत्वाकर्षण बल और इसी समय पृथ्वी के ठीक पीछे वाले भाग पर अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। इसीलिए पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा उत्पन्न होता है, परंतु यह ज्वार एक ही टाइम पर ना करके 26 मिनट की देरी से आता है, और इसका प्रमुख कारण है
चंद्रमा और पृथ्वी की गतियां। आइए इसे समझते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, इसीलिए ज्वार केंद्र पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गतिशील होते हैं। देखिए, जब ज्वार केंद्र पूर्व दिशा की ओर घूमने लगता है और वापस उसी स्थान पर आ जाता है, तो तब तक चंद्रमा भी ठीक उसी स्थान से कुछ आगे निकल जाती है। ऐसी स्थिति में ज्वार केंद्र को चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने के लिए लगभग 52 मिनट की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। इस प्रकार एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने पर 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है, किंतु इसी समय ज्वार केंद्र के विपरीत स्थान पर भी 26 मिनट की देरी से ज्वार आता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। इसमें भी हर दिन ज्वार की ऊंचाई एक जैसी नहीं होती है। वृहद ज्वार में लघु ज्वार की तुलना में ज्यादा ऊंचाई होती है। अभी वृहद ज्वार और लघु ज्वार क्या होते हैं, आइए जानते हैं। वृहद ज्वार हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं, क्योंकि इस दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होते हैं। इस स्थिति को सिज़िकी कहा जाता है। जबकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोणीय स्थिति में होते हैं। इसमें चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। यह सामान्य ज्वार से 20% नीचे होता है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना जल चक्र के विषय में, जल के वितरण के विषय में और महासागरीय परिसंचरण के विषय में। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।